हेलो एवरीवन, मैं अंकुर वावेरे आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हिंदी माध्यम की कक्षा 7वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक का संपूर्ण पाठ्यक्रम बिल्कुल निःशुल्क में उपलब्ध करा रहा है। मतलब यह कि आपको यहाँ पर किसी प्रकार का कोई पेमेंट नहीं करना है, कोई सब्सक्रिप्शन परचेज नहीं करना है। सभी वीडियोज मिलेंगे आपको बिल्कुल निःशुल्क, वो भी क्वालिटी कंटेंट और बेस्ट फैकल्टीज के साथ। तो बात करते हैं कि इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में आप जैसा कि देख चुके हैं, हम सेंटअप एग्जाम के बारे में जानने वाले हैं। उसका एक मॉडल पेपर, उसका एक प्रैक्टिस पेपर हम हल करने वाले हैं। ये कक्षा 10वीं के सामाजिक विज्ञान का होगा और बोर्ड होगा आपका बिहार बोर्ड। मतलब हम बिहार बोर्ड का सेंटअप पेपर करने वाले हैं। पेपर जैसे ही हम खोलते हैं तो सबसे पहले हमारे पास कुछ जनरल निर्देश, जनरल जो डायरेक्शंस होती हैं या जो सामान्य निर्देश होते हैं वो है। इसमें आपको आपका समय बताया गया है 2 घंटे 45 मिनट का, पूर्णांक बताया गया है 80 नंबर का। इसके 2 पार्ट होंगे, 40-40 नंबर के दोनों पार्ट होंगे। और ये आदर्श प्रश्न पत्र है, मॉडल पेपर जैसा ही कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। क्या है, सभी प्रश्न आपको करने हैं, मतलब जो भी प्रश्न दिए गए हैं वो सभी करने हैं। प्रश्न पत्र 2 खंड में विभाजित है, मतलब खंड आ और खंड बा, इस तरीके से इसको 2 पार्ट में बांटा गया है। खंड आ में प्रश्नों की संख्या आपको 1 से 48 तक देखने को मिलेगी। प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक सही है। मतलब क्या है, आपका यहाँ पर MCQ टाइप प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, बहुविकल्पी प्रश्न देखने को मिलेंगे, उनको आपको करना है। आपके द्वारा चुने गए सही विकल्पों को आपको एक OMR सीट दी जाती है। आपने देखा होगा इस प्रकार की एक सीट आपको मिलती होगी, है ना। और हर एक ऑप्शन के, जैसे प्रश्न नंबर 1 है तो इसके ऐसे 4 ऑप्शन है, तो इसमें से गोला भरना है, आपको OMR में चिन्हित करना है। खंड बा में गैर वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, मतलब कि आपको जो लिखना है लॉन्ग आंसर, वेरी लॉन्ग, अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय, है ना, दीर्घोत्तरीय, ऐसे लिखना है। निर्देशों को बहुत सावधानी से पढ़िए और उनका आपको पालन करना है। दोनों खंडों के प्रश्नों के उत्तर देना आपको अनिवार्य है। यथासंभव दोनों खंडों के प्रश्नों के उत्तर क्रमशः दीजिएगा, मतलब आप कोशिश करें कि लाइन से ही प्रश्नों के उत्तर दें। अब इसमें जो हम बात कर रहे हैं, जो खंड 1 से 48 तक जो आपको दिया गया है, इसमें से सिर्फ आपको 40 करने हैं। कितने करने हैं? सिर्फ आपको 40 करने हैं। 48 में से सिर्फ 40 आपको करने हैं, ताकि आपके 40 नंबर हो जाएं। सबका अपना एक नंबर का होगा। 40 प्रश्न करने हैं, 1 नंबर का होगा। 48 में से कोई 40 है ना, 8 आपके लिए ऑप्शन में है, आप छोड़ भी सकते हैं। पहला प्रश्न है कि रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? 4 ऑप्शन है आपके पास, स्टालिन, टाटस्की, लेनिन और कार्ल मार्क्स। तो सही जवाब आपको क्या लगेगा? तो सही जवाब क्या है? लेनिन के द्वारा बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किया गया था, है ना। लेनिन कौन है? लेनिन रूस के एक नेता थे, उनके द्वारा जो बोल्शेविक में क्रांति हुई थी उसका नेतृत्व इनके द्वारा यहां पर किया गया था। अगला प्रश्न है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? फरवरी में, अप्रैल में, नवंबर में, सितंबर में? क्योंकि चारों की डेट जो है वो लगभग सेम है, 1917, 1917, 1917, 1917। तो कब हुई थी बोल्शेविक क्रांति आपको बताना है। तो बोल्शेविक क्रांति होती है नवंबर 1917 में, ना। क्रांति थोड़ा सा मतलब घटती है 1917 में बड़े स्तर पर, लेकिन उसके पहले के कई सारे चरण आना स्टार्ट हो जाते हैं। साइमन आयोग किस वर्ष भारत आया था, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, 1922, 1924, 1927, 1928। किस वर्ष भारत आया ये पूछा गया है। साइमन आयोग क्या है? तो एक कमीशन बनाया था। ये किसके द्वारा बनाया गया? ब्रिटिश के द्वारा बनाया गया, है ना। ब्रिटिश द्वारा बनाया गया, भारत में आएगा। अब ब्रिटिश से कब बनाया इसको? तो इसको बनाया उन्होंने 1927 में। भारत में कब आया? तो भारत में आता है 1928 में। क्यों आता है? तो पुराने जो आयोग है या पुराने जो लॉ लगे हैं उनकी जांच करने के लिए आते हैं। और साइमन का विरोध भी होता है ना। साइमन का विरोध भी होता है। गो बैक साइमन, ऐसे नारे लगते हैं। कैसे? गो बैक साइमन के नारे लगाते हैं। क्यों लगाते हैं ऐसे नारे? क्योंकि इसमें 7 के साथ कैसे थे? व्हाइट मैन थे। 7 के साथ सब क्या थे? व्हाइट मैन थे। तो इस कारण से इसको क्या कहते हैं? श्वेत कमीशन भी कहते हैं। क्या कहा जाता है? श्वेत कमीशन भी कहलाता है। अब व्हाइट मैन का मतलब क्या है? कि इसमें कोई भी भारतीय नहीं था, है ना। कोई भी भारतीय नहीं था, इस कारण से इसका विरोध करते हैं। कोई भी भारतीय नहीं था, इस कारण से इसका विरोध किया जाता है। 4 ऑप्शन है, 1922, 1924, 1927, 1928। इनमें से एक सही जवाब आपको बताना है। तो कब आया भारत में? 1928 में आता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था, या हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे, ये बताना है। फ्रांसीसी, इंग्लैंड, पुर्तगाली, डच। तो इंडिया में आने वाले, चीन आने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो आप देखेंगे पुर्तगाली। भारत में भी अगर आपको याद होगा तो भारत में कौन आया था? अगर आप बात करें तो पहले पुर्तगाली आया था, जिसका नाम था वास्को डी गामा।
हिंद का मतलब क्या है, भारत से है ना, तो भारत चीन में पहुंचने वाले तो पहले कौन है, पुर्तगाली। पुर्तगाली क्या है, समुद्र की रास्ताएं खोजते थे, तो खोजते खोजते नई नई जगह पहुंचा करते थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, जनसंख्या घनत्व तो सबसे अधिक कहां होता है, ग्राम में, कस्बा में, नगर में और महानगर में। जनसंख्या घनत्व क्या है, अगर हम 1 किलोमीटर लेते हैं तो 1 किलोमीटर लंबा कोई एरिया आप ले लीजिए और 1 किलोमीटर चौड़ा कोई एरिया ले लीजिए। अगर हम कहते हैं कि 1 किलोमीटर वर्ग में, है ना, 1 किलोमीटर वर्ग में रहने वाले लोगों की संख्या को, यहाँ पर जो लोग रहते हैं इसको क्या कहते हैं, इसको जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। तो ये जनसंख्या घनत्व कहाँ पर ज्यादा होगा, गाँव में होगा, कस्बों में होगा, नगर में होगा या महानगर में होगा। तो सही जवाब क्या होगा इसका, तो वो होगा महानगर में, क्योंकि महानगर में सुविधा ज्यादा है। आप देखते हैं फ्लैट कल्चर मिलता है यहाँ पर, एक नीचे परबारर है, एक उसके ऊपर, एक उसके ऊपर, एक उसके ऊपर, तो आप ऑब्वियसली क्या हो गया, यहाँ पर डेंसिटी बढ़ जाएगी, जनसंख्या घनत्व बढ़ जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था, इंग्लैंड में, जर्मनी में, इटली में, रूस में, इनमें से कहाँ पर कार्ल मार्क्स का जन्म होता है ना। द दास कैपिटल नाम की किताब लिखी है इनके द्वारा, तो बताना है क्या, जर्मनी के अंदर ये पैदा होते हैं। विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी कहां पर स्थापित है, राउरकेला में, भद्रावती में, जमशेदपुर में, बोकारो में। तो ये कहां पर स्थापित की गई है विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी, तो ये स्थापित की गई है जमशेदपुर के अंदर, जमशेदपुर जिसको आप टाटा नगर भी कहते हैं, वहां पर इसको स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, अप्रैल थीसिस किसने दी थी, मार्टिन लूथर ने, रूसो ने, लेनिन ने या गैरीबाल्डी ने। अप्रैल थीसिस का मतलब क्या होगा, अप्रैल में कुछ उन्होंने बातें कही होंगी, तो वो अप्रैल थीसिस किसके द्वारा दी गई थी, तो वो लेनिन के द्वारा दी गई थी अप्रैल महीने में, क्रांति के दौरान। इस कारण से क्या कहा गया, इसको अप्रैल थीसिस कहा गया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था, 1916 में, 1918 में, 1920 में और 1922 में। तो लखनऊ समझौता होता है 1916 के अंदर, आप देखेंगे कि लखनऊ समझौता होगा, है ना। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, क्या है, तो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, दादा भाई नौरोजी, उमेश चंद्र बनर्जी, महात्मा गांधी और लाला हरदयाल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अगर आप देखते हैं तो इसके, चूंकि हमने पिछला वाला प्रश्न भी किया है, तो समझौते का इसी से संबंधित है। कांग्रेस में 2 धड़े हो गए थे, है ना, गरम दल, नरम दल, तो समझौता कैसे होता है, तो वो लखनऊ समझौता कहलाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो बनाई गई वो 1885 में बनाई जाती है। किसके द्वारा बनाई जाएगी, तो ये बनाई जाएगी ए.ओ. ह्यूम के द्वारा। किसके द्वारा, ए.ओ. ह्यूम के द्वारा। अब इस कांग्रेस का जो पहला सिटिंग होनी थी, पहली जो कॉन्फ्रेंस होनी थी, वो कॉन्फ्रेंस किसके द्वारा की जाती है, उसका अध्यक्ष कौन था, तो उसके अध्यक्ष थे W.C. बनर्जी। तो आपको क्या देखने को मिलेगा, इसके सही जवाब क्या हो जाएगा, उमेश चंद्र बनर्जी। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। महात्मा गांधी एकमात्र जगह पर उन्होंने अध्यक्षता की है ना। तो ये आप देख पा रहे हैं कि कौन है इसका सही आंसर, उमेश चंद्र बनर्जी सही आंसर होंगे। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई है, 1945 में, 48 में, 57 में या 95 में। तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में हुई है। इसको आप शॉर्ट फॉर्म में WTO भी कहते हैं। क्या कहा जाता है, WTO भी कहा जाता है। हेडक्वार्टर कहाँ आएगा, तो हेडक्वार्टर आप बता पाएंगे जिनेवा के अंदर आपको देखने को मिलेगा। लगभग 194 कंट्रीज हैं। आखिरी देश जो है वो क्या है, अफगानिस्तान है, जो इसमें शामिल हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार को करवाने में या व्यापारिक सहायता प्रदान करने में कुछ नियम कानून बनाने का काम करता है क्या, विश्व व्यापार संगठन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, निम्न में से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, USA के अंदर है, कनाडा के अंदर है, भारत के अंदर है या क्यूबा के अंदर है। तो मिश्रित का मतलब क्या है, अर्थव्यवस्था के कई प्रकार होते हैं। इसमें आप देख सकते हैं पूंजीवादी और समाजवादी। कैसी, एक पूंजीवादी होती है और एक क्या होती है, एक को कहते हैं आप समाजवादी। 2 प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं आपको देखने को मिलती हैं। पूंजीवादी में मतलब इसको कैपिटलिस्ट और इसको सोशलिस्ट कहते हैं। समाजवादी में समाज का अधिकार, पूंजीवादी में पूंजी का अधिकार। और भारत में इन दोनों का कॉम्बिनेशन अपन ने मिला लिया और ये दोनों को मिक्स करके कहाँ कर लिया अपन ने, भारत में। तो आप क्या कह सकते हैं, भारत में कैसी अर्थव्यवस्था होगी, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था देखने को मिलेगी। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, भारत हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, सेवा क्षेत्र में कौन सी क्रियाएं शामिल होती हैं। सेवा क्षेत्र मतलब आपको पता है कि अर्थव्यवस्था में 3 क्षेत्रक आते हैं ना। अर्थव्यवस्था के अंदर हमने खास तौर से 3 क्षेत्रक पर बात करी है। अगर याद है आपको तो आपको पता होना चाहिए कौन कौन से 3 क्षेत्रक पर बात करी है। तो वो 3 क्षेत्रक क्या है, एक प्राथमिक क्षेत्रक है, एक द्वितीयक क्षेत्रक है और एक तृतीयक क्षेत्रक है।
याद है कि नहीं? अरे बोलो हाँ ना तो बोलो, याद है कि नहीं? प्राथमिक क्षेत्रक का मतलब क्या हो गया? तो इसमें कृषि से जुड़ी बातें करेंगे, मतलब क्या हो जाएगा? इसको कृषि सहायक कह देंगे। द्वितीय क्षेत्रक में बातें क्या करेंगे? विनिर्माण की करेंगे, तो इसको क्या कहा जाएगा? विनिर्माण क्षेत्रक कहा जाएगा। और तृतीय में क्या बातें करेंगे? तो तृतीय में हम बातें करते हैं सेवा क्षेत्र के बारे में। तृतीय क्षेत्रक को क्या कहा जाता है? सेवा क्षेत्रक कहा जाता है। तो ऐसी कौन सी सेवाएं हैं जो तृतीय क्षेत्रक के अंतर्गत शामिल की गई होंगी, वो आपको बताना है। चार ऑप्शन आपके सामने है, कृषि, डेयरी एवं वन। तो ये तो कृषि से जुड़े हैं, तो ये प्राथमिक क्षेत्रक के अंतर्गत चले जाएंगे। चीनी का उत्पादन फैक्ट्री है, तो ये द्वितीय के अंदर चला जाएगा। यातायात, संचार, बैंकिंग, यातायात हम गाड़ी में बैठकर एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, मोबाइल का उपयोग करते हैं, बैंकिंग, ये तीसरे के अंदर चला जाएगा। मतलब सेवा क्षेत्रक क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा। सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर तीसरा जो है गा, वो हमारा करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा। क्लियर बात? अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, राष्ट्रीय आय की गणना किस विधि द्वारा की जाती है? आय विधि, व्यय विधि, उत्पादन एवं मूल्य जोड़ विधि, या इनमें से सभी? तो हम लगभग सभी का उपयोग कर लेते हैं। आय, व्यय और उत्पादन सबको हम उपयोग कर लेते हैं राष्ट्रीय आय की गणना के अंतर्गत। भारतीय बैंकिंग प्रणाली के शीर्ष पर क्या है? वाणिज्य बैंक, सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सही जवाब है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई आएगा। आरबीआई के नीचे आप देख पाएंगे आरबीआई ने दो प्रकार की बैंकें बना दी हैं, शेड्यूल्ड बैंक, इसको कहेंगे हिंदी में अनुसूचित बैंक। क्या कहेंगे? अनुसूचित बैंक और गैर अनुसूचित बैंक, है ना, ऐसे कुछ आ जाएंगे। और इसमें भी क्या आ जाएंगे? आपके पब्लिक सेक्टर बैंक आ जाएंगे, सरकारी बैंक आ जाएंगे, पब्लिक सेक्टर बैंक आ जाएंगे, और यहां पर गैर पब्लिक सेक्टर बैंक आ जाएंगे, प्राइवेट बैंक आ जाएंगे, प्राइवेट बैंक हो गए। और इसके नीचे क्या आ जाएंगे? आपके ग्रामीण बैंक आ जाएंगे, और उसके नीचे आपकी सोसाइटीज आ जाएंगी। तो ये ऐसे कुछ। सबसे ऊपर कौन है? आरबीआई। आरबीआई सबको नियंत्रित करता है। क्लियर बात? अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 16, भारत का वित्तीय वर्ष कौन सा है? 1 जनवरी से 31 दिसंबर, 1 जुलाई से 30 जून तक, 1 अप्रैल से 31 मार्च, 1 सितंबर से 31 अगस्त तक। तो हमारा वित्तीय वर्ष क्या है? 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च तक चलता है। क्लोजिंग कब करते हैं? 31 मार्च को करते हैं। निम्न में से कौन सी सेवा गैर सरकारी है? सैन्य सेवा, डाक सेवा, मॉल सेवा, रेल सेवा। ये गवर्नमेंट की है, ये गवर्नमेंट की है, ये गवर्नमेंट की है। मॉल सेवा क्या है? आपकी प्राइवेट है, तो ये क्या हो जाएगी? गैर सरकारी जाएगी। सही जवाब क्या हो जाएगा? मॉल सेवा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18, व्यवसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? जो प्राइवेट बैंक थी इनको सरकार ने अपने में ले लिया था, तो ऐसा पहली बार कब किया गया था? तो इसका सही जवाब आपको बताना है। तो क्या है? 1969। अगर इस टाइम पर कोई पूछ ले कि प्रधानमंत्री कौन था, किसके द्वारा किया गया, तो इस टाइम पर प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी, है ना। कौन थी? इंदिरा गांधी जी। श्रीमती इंदिरा गांधी जी क्या थी? इस टाइम पर प्राइम मिनिस्टर थी, और इनके द्वारा ही बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। 2 बार किया इन्हें टोटल, तो पहली बार 1969 में। गरीबी के कुचक्र की धारणा किस अर्थशास्त्री ने दी? अल्फ्रेड मार्शल ने, पीगू ने, रैगनर नर्क्स ने और कीन्स ने। तो ये किसके द्वारा दी गई? रैगनर नर्क्स के द्वारा गरीबी के कुचक्र की धारणा है जो दी गई है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20, निम्न में से कौन बीमारू राज्य नहीं है? ना, बीमारू का मतलब जो पिछड़े हैं। बिहार, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा, इसमें से बताना है कौन नहीं है। तो कौन नहीं है? कर्नाटक। कर्नाटक क्यों नहीं है? अगर आप देखें तो ये पिछड़े राज्य हैं, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। कर्नाटक आप देखते हैं कि सॉफ्टवेयर में भी बहुत आगे है, इसके साथ साथ यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक का भी अच्छा काम होता है। तो ये क्या है आपके? आप इनको कह सकते हैं कि ये आगे है ना। और ये बीमारू नहीं है। बीमारू का मतलब क्या होता है? पिछड़ा। बीमारू का मतलब ये नहीं कि बीमारी है, पिछड़े राज्यों की तुलना करते हैं, उसको कहते हैं बीमारू राज्य। मंदार हिल किस जिला में स्थित है? मुंगेर में, भागलपुर में, बांका में, बक्सर में। तो ये बताना है। तो ये कहां पर है? आपकी बांका के अंदर स्थित है। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 22, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? ना, काजीरंगा कहां है? उत्तर प्रदेश में, आसाम में, गुजरात में या केरल में? तो ये आपको आसाम के अंदर देखने को मिलेगा। संजय गांधी जैविक उद्यान है ना, संजय गांधी जैविक उद्यान कहां पर है? दरभंगा में है, गया में है, पटना में है या मुजफ्फरपुर में है? कहां पर है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? पटना के अंदर आपको देखने को मिलेगा संजय गांधी जैविक उद्यान। अगला प्रश्न है, ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत कौन सा है? कोयला, गैस, पेट्रोलियम, सौर ऊर्जा। तो ऊर्जा का गैर पारंपरिक है ना, गैर पारंपरिक मतलब जिसका हम रेगुलरली उपयोग नहीं कर रहे हैं। तो गैर पारंपरिक में सामान्य तौर पर क्या आ जाते हैं आपके?
नवीकरण वाले जो होते हैं ना, नवीकरण जो ऊर्जा के स्रोत होते हैं, नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत, तो इनको शामिल करेंगे। और नवीकरणीय में कौन आते हैं? सौर, है ना, ऐसे है ना, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारी ऊर्जा, ये सब क्या है? ये सब आपके क्या हो जाएंगे? गैर पारंपरिक स्रोत हो जाते हैं। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? सौर ऊर्जा इसका सही जवाब हो जाएगा। क्लियर? अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? महात्मा गांधी ने, राजेंद्र प्रसाद ने, जवाहरलाल नेहरू ने, या स्वामी विवेकानंद ने? तो ये किसने कहा था? नेहरू जी के द्वारा देश के बांधों को जो थे उनको भारत का मंदिर कहा था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? बलुई, रेगुर, लाल या पर्वती? तो इसको क्या कहते हैं? रेगुर मृदा भी कहा जाता है। तो इसका दूसरा नाम क्या होगा? रेगुर, है ना। इसे एक और नाम देते हैं, इसका एक और नाम क्या है? इसको कपासीय मृदा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको कपासीय मृदा भी कहा जाता है ना। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? इसको कपासीय मृदा भी कहा जाता है। सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? समुद्र में भूकंप, मैदान क्षेत्र में भूकंप, पर्वत पर भूकंप, या इनमें से कोई नहीं। सुनामी जो है वो भूकंप से ही पैदा होती है। जब सरफेस के ऊपर भूकंप आता है तो हमको हलचल फील होती है, वाइब्रेशन सा लगता है, झंझनाहट या कुछ हलचल आती है, उसको हम भूकंप कहते हैं। लेकिन जब यही भूकंप पानी में आता है तो उसको हम क्या कहते हैं? सुनामी। तो कहाँ आएगा? समुद्र में जो भूकंप आता है वो सुनामी होती है। पृथ्वी की सतह पर सर्वप्रथम पहुंचने वाली भूकंप तरंग कौन सी है? पी तरंग, एस तरंग, एल तरंग, टी तरंग? सबसे पहले कौन पहुंचती है? पी। फिर आप देख पा रहे हैं ये एस, एल, टी, ये तीन और तरंगें दी गई हैं। तो आपने तीन तरंगों के बारे में पढ़ा होगा, पी, एस, एल के बारे में पढ़ा होगा, है ना। जल्ले में क्या प्राथमिक उपचार होना चाहिए? ठंडा पानी डालना चाहिए, गर्म पानी डालना चाहिए, अस्पताल में उपचार कराना चाहिए, या इनमें से कोई नहीं? तो जैसे अगर जल गए हैं तो ठंडा पानी डालना चाहिए, जिससे क्या है? शरीर में जहां जल गए हैं आप तो उसमें जलन महसूस ना हो, है ना। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बना है? नर्मदा पर, कावेरी पर, सतलुज पर और कृष्णा पर? तो ये बताना है कहां है। तो भाखड़ा नांगल बांध पहले तो आप जान लो कहां पर मिलेगा। तो आपको उत्तर भारत में मिलेगा। कहां पर? पंजाब के अंदर, ठीक है। कृष्णा नदी साउथ इंडिया में जाती है। कहां जाती है कृष्णा नदी? साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत की नदी है ये, तो इस कारण से ये कट जाएगा। कावेरी भी क्या है? साउथ इंडिया की है, इस कारण से ये भी कट जाएगा। दक्षिण भारत की नदी है, इस कारण से ये भी कट जाएगा। नर्मदा जो है वो मध्य प्रदेश में बहती है, इस कारण से ये भी कट जाएगा। बचा क्या? सतलुज। सतलुज कहाँ जाती है? पंजाब से भी निकलती है ना, पंजाब से भी निकलती है, इस कारण से क्या हो जाएगा? सतलुज हमारा राइट आंसर हो जाएगा ना। सतलुज क्या है? हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31। भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड और सल्फर डाइऑक्साइड? तो इसमें जो रिसाव हुआ था वो था मिथाइल आइसोसाइनाइड का। भोपाल गैस त्रासदी आपको 2 से 3 दिसंबर 1984 में देखने को मिलेगी। और यूनियन कार्बाइड नाम की कंपनी थी जहां पर ये ऐसी घटना घट जाती, कई सारे लोग मारे गए थे इसमें और कई सारे लोगों को आंखों वगैरह में या दूसरी और दिक्कतें पैदा हो गई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32। राउरकेला इस्पात संयंत्र कहाँ है? झारखंड में, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में या पश्चिम बंगाल में? कहां पर है ये आपको बताना है। तो राउरकेला इस्पात संयंत्र कहां पर है? तो उड़ीसा के अंदर आपको राउरकेला इस्पात संयंत्र देखने को मिलेगा। पहला अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन कहां पर हुआ था? जिनेवा में, न्यूयॉर्क में, जापान में या रियो डी जेनेरा के अंदर? तो कहां हुआ था? रियो डी जेनेरा के अंदर हुआ था पहला पृथ्वी सम्मेलन, है ना। इसको रियो फर्स्ट भी कहते हैं। कपास के लिए उपयुक्त मृदा कौन सी? अभी हमने बात करी कपासी मृदा किसको कहते हैं? तो क्या होगी आपकी? रेगुर मिट्टी, है ना। रेगुर मिट्टी को ही हम क्या कहते हैं? काली मिट्टी कहलाती है ना, या इसको ब्लैक सॉइल कहते हैं। क्यों कपास के लिए अच्छी होती है? क्योंकि ये पानी को अवशोषित कर पाती है, पानी को धारण करने की क्षमता इसकी अच्छी होती है। अगला प्रश्न नंबर 35। कौन प्राकृतिक आपदा विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करती है? भूकंप, बाढ़, सूखा, ओजोन परत का क्षरण, है ना। प्राकृतिक आपदा विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करती है। भूकंप, बाढ़, सूखा या ओजोन परत का क्षरण? तो क्या है? बाढ़ जो है वो काफी बड़े एरिया को प्रभावित करती है, तो बाढ़ सही जवाब हो जाएगा। विश्व में सबसे बड़ा प्रजातंत्र किस देश का है? भारत का, चीन का, पाकिस्तान का, अमेरिका का? प्रजातंत्र का मतलब होता है लोकतंत्र, तो वो भारत का आपको देखने को मिलेगा। हाल ही में कौन सा भारतीय राज्य 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बदला गया है?
आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक। तो सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? जम्मू कश्मीर। ये किस में बदला गया है? जम्मू एंड कश्मीर और किस में? लद्दाख में। आपको अगर नहीं आता है तो आपके पास छोड़ने के ऑप्शन भी हैं। 48 में से 40 हमको करना है तो हम कुछ छोड़ भी सकते हैं ना। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 38, पंचायती राज का उच्चतम स्तर क्या है? ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद या इनमें से कोई नहीं। उच्चतम की बात पूछी गई पंचायती राज में तो जिला स्तर का होगा। क्या होगा? जिला परिषद जो है वो उच्चतम स्तर होगा। पंचायती राज में आपने 3 स्तर देखे होंगे। सबसे पहले लेवल पर, निचले पर ये अगर हम सीढ़ी ऐसी बना दें तो यहां पर आपको ग्राम पंचायत देखने को मिलेगी, यहां पर आपको जनपद देखने को मिलेगी और यहां पर आपको जिला देखने को मिलेगी। 3 पंचायतों के स्तर आपको देखने को मिलेंगे। तो टॉप पर कौन सा आ गया? जिला आ गया। तो क्या हो जाएगा सही जवाब? जिला परिषद जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 39, निम्न में से कौन संघ राज्य की विशेषता नहीं है? लिखित संविधान, शक्तियों का विभाजन, एक पक्षीय विधायिका या स्वतंत्र न्यायपालिका। विशेषता नहीं है मतलब एक पक्षीय, एक नहीं होगी, है ना, ये हमारी विशेषता नहीं है। संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन है आपके सामने 4, जयप्रकाश नारायण, बाबू जगजीवन राम, इंदिरा गांधी और मोरारजी देसाई। किसके द्वारा संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किया गया? तो वो थे जयप्रकाश नारायण। इनने आगे जाकर जेपी आंदोलन भी किया था, जिसको जेपी मूवमेंट भी कहते हैं। किस वर्ष सूचना का अधिकार एक्ट लागू हुआ था? 2004, 2005, 2006, 2007। सूचना के अधिकार एक्ट को आरटीआई भी कहते हैं, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट कहलाता है। कब लागू हुआ था? तो 2005 में लागू होता है। क्या होता है? 2005 के अंदर। इसके तहत आप सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है आपको बताना है। 4 ऑप्शन है, संघीय और अध्यक्षीय, संघीय और संसदीय, एकात्मक और अध्यक्षीय और एकात्मक और संघीय। हमारे यहाँ पर संघीय और संसदीय प्रणाली आपको देखने को मिलेगी। संघ मतलब फेडरल और संसदीय मतलब पार्लियामेंट जैसा सिस्टम आपको, जिसको आप लोकसभा राज्यसभा के रूप में देखते हैं। क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है अपने क्षेत्र से लगाव, राष्ट्रहित, राष्ट्रीय एकता या अलगाववाद। इसमें से आपको बताना क्षेत्रवाद की भावना का क्या है कुपरिणाम। तो आप बताएंगे क्षेत्रवाद से क्या है, तो ये अलगाववाद की समस्या को जन्म देता है, जैसे आपने जम्मू एंड कश्मीर के अंतर्गत भी देखा हुआ है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 44, महेंद्र सिंह टिकैत के नेतृत्व में भारत में किस आंदोलन को चलाया गया? भारतीय किसान यूनियन का आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, चिपको आंदोलन या दलित पैंथर्स। तो यहाँ पर चलाया गया क्या? किसान आंदोलन, ना। तो ये किसके क्या चलाया गया? किसान आंदोलन यहाँ पर चलाया गया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 45, निम्न में से भारत का सबसे पुराना राजनीतिक दल कौन सा है? भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, जनता दल यूनाइटेड और कांग्रेस। तो क्या है सबसे पुराना इनमें से? तो कांग्रेस जो है वो सबसे पुरानी 1885 में बनी है। प्रश्न नंबर 46 है, विविधताओं के बीच सामंजस्य की स्थापना की सर्वाधिक क्षमता किस शासन व्यवस्था के अंतर्गत होती है? अधिनायक तंत्र के अंदर, सैन्य तंत्र के अंदर, लोकतंत्र या कुलीन तंत्र के अंदर। तो हमने पढ़ा भी है कि लोकतंत्र के अंदर ज्यादा व्यवस्था होती है कि भाई हम सामंजस्य ज्यादा स्थापित कर पाते हैं लोकतंत्र के अंदर। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 47, भारत में हुए 1970 में आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला था? 77 में कांग्रेस को, जनता पार्टी को, कम्युनिस्ट पार्टी को या किसी पार्टी को नहीं? तो जनता पार्टी को मिला था। और मोरारजी देसाई क्या होते हैं? यहाँ पर अध्यक्ष बनते हैं, वो आपके प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, इसके नेता चुने जाते हैं। सूचना का अधिकार आंदोलन किस राज्य से शुरू हुआ? राजस्थान, दिल्ली, तमिलनाडु और बिहार। कहां से स्टार्ट होता है सूचना का अधिकार आंदोलन? तो स्टार्ट होता है राजस्थान से ना। राजस्थान में सबसे पहले इसका जो आंदोलन आप देखेंगे तो राजस्थान के अंदर देखने को मिलता है। हमने 48 के 48 प्रश्न कर लिए हैं। अब इसके बाद हमारा खंड बा स्टार्ट होता है, जिसमें हमें एक एक करके प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। ये एमसीक्यू हमने कर लिया। 48 में से 40 आपको करने हैं। चूंकि आप 40 करेंगे तो आपको हर एक का 1 नंबर मिलेगा, तो आप 40 नंबर यहां से प्राप्त कर सकते हैं। अगली 40 की लड़ाई हम खंड बा में करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं। तो अब बात करेंगे खंड बा के ऊपर, है ना। क्या होगा यहाँ पर? गैर वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, मतलब कि अब आपको लिखना पड़ेगा। अब आपका टिक लगाने से, ओएमआर भरने से काम नहीं चलेगा। ओएमआर भर के आप जमा कर चुके होंगे, अब आपको लिखना पड़ेगा आपकी आंसर कॉपी के ऊपर। तो इसमें क्या है, निम्नलिखित में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर लगभग 50-60 शब्दों में आपको देने हैं। जो ये हम बात करेंगे 1, 2, 3, तो 5 तक हैं। 5 में से कोई 3 आपको, है ना, जो भी है इनमें से कोई 3 आपको देने हैं अगले पोर्शन के पहले। तो सबसे पहला प्रश्न इसमें क्या आएगा कि विलियम प्रथम के बगैर, है ना, ऐसा फर्स्ट भी लिख सकते हैं, प्रथम भी लिख सकते हैं। विलियम प्रथम के बगैर जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के लिए असंभव था। कैसे? बिस्मार्क कौन है? क्योंकि वो एक वहां का मंत्री था, और विलियम कौन है? वहां के राजा थे।
तो पूछा कि विलियम प्रथम के बगैर विलियम प्रथम के बगैर बिस्मार्क क्यों नहीं कर पाता एकीकरण और कैसे। जनवरी 1830 में विलियम प्रथम प्रसा का शासक बना। प्रसा के ये शासक थे। वह साहसी, व्यवहार कुशल और योग्य सैनिक था। सिंहासन पर बैठते ही उसने सैन्य शक्ति बढ़ाना शुरू कर दी और उसने जर्मन राष्ट्रों को एकता के सूत्र में बांधने के उद्देश्य से ध्यान में रखकर महान कूटनीतिक बिस्मार्क को क्या किया, अपना चांसलर नियुक्त कर दिया। अतः विलियम प्रथम के बिना जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के लिए क्या था, असंभव था। कि अब बिस्मार्क बहुत आसानी से एकीकरण नहीं कर पाता, जब तक राजा उसको एकदम खुली छूट देता तब तक नहीं कर पाता। इसीलिए कहा गया कि विलियम के बिना बिस्मार्क के लिए एकीकरण जो है वो संभव था। एकीकरण क्या, जो जर्मनी के बीच में दीवार थी वो गिराकर जर्मनी को इकट्ठा कर दिया गया था ना। जर्मनी जो छोटे छोटे पार्ट में बट गया था, 2 पार्ट में बट गया था, उसको इकट्ठा कर दिया, जर्मनी का एकीकरण किया। खूनी रविवार क्या है, दूसरा प्रश्न है। आप चाहे तो लिख सकते हैं, चाहे तो नहीं। 22 जनवरी 1905 को रूस की जार सेना, जार मतलब वहां के जो शासक कहलाते हैं उनको जार कहते हैं, तो जार सेना ने शांतिपूर्ण मजदूरों तथा उनके बीवी बच्चों के एक जुलूस पर गोलियां बरसाई। मतलब शांतिपूर्ण तरीके से मजदूरों और उनके बीवी बच्चों का जुलूस जा रहा था, उस पर गोलियां बरसाई, जिसके कारण हजारों लोगों की मौत हो गई। इस दिन चूंकि रविवार था और इसलिए यह खूनी रविवार के नाम से जाना गया, क्योंकि इसमें काफी खून बहाया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, रासायनिक हथियारों एवं एजेंट ऑरेंज का वर्णन करें ना। रासायनिक हथियारों के बारे में बताएं और एजेंट ऑरेंज के बारे में बताएं। रासायनिक हथियारों में सबसे महत्वपूर्ण नापाम था, जो कि गैसोलीन के साथ मिलकर एक मिश्रण तैयार करता था और जो अग्नि बमों में इस्तेमाल किया जाता था और त्वचा से चिपक कर जलता था। त्वचा से चिपक जाएगा तो जल जाएगा। जबकि एजेंट ऑरेंज एक ऐसा जहर था जिससे पेड़ों की पत्तियां तुरंत झुलस जाती थीं एवं पेड़ मर जाते थे। जंगलों को खत्म करने के लिए इसका प्रयोग है ना, जंगलों को खत्म करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। ऑरेंज पार्टियों वाले ड्रमों में रखे जाने के कारण इसका नाम एजेंट ऑरेंज पड़ा था। वियतनाम युद्ध के समय जंगलों के साथ साथ खेतों और आबादी दोनों पर इसका प्रयोग अमेरिका ने किया था। तो रासायनिक हथियारों में नापामा और एजेंट ऑरेंज क्या हो गया, आपके पेड़ पत्तों को नुकसान पहुंचाने के लिए इसका उपयोग किया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन था कैसे। अब असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन था, इसके बारे में बताना है कैसे है। और जो ये प्रश्न हम कर रहे हैं ना, इनके लिए हमको कितने नंबर मिलेंगे, 2 नंबर मिलेंगे। और 3 प्रश्न करने हैं, 5-6 प्रश्न हमको दिए गए हैं, उनमें से हमको कोई 3 करना है। 3 आपके ऑप्शन में है, आप जो चाहे वो छोड़ सकते हैं। अभी तक जो हमने किए हैं उनसे भी अगर आपको कोई नहीं आ रहा है तो आप उसको ड्रॉप कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन था कैसे। गांधी जी के नेतृत्व में प्रारंभ किया गया असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन था, जिसके मुख्य कारण निम्नलिखित है। खिलाफत का मुद्दा इसमें उठाया गया था, खिलाफत आंदोलन एक हुआ था, उसको भी इसमें रखा गया था। पंजाब में सरकार की बर्बर कार्रवाइयों के विरुद्ध न्याय प्राप्त करना। पंजाब में आप देखेंगे कि उस जो जलियांवाला बाग कांड हो जाएगा तो उसकी बर्बर कार्रवाई जो सरकार ने की थी उसके विरुद्ध न्याय की मांग करना। स्वराज्य की प्राप्ति। इस आंदोलन में 2 तरह के कार्यक्रम थे। प्रथम, अंग्रेजी सरकार को कमजोर करने एवं नैतिक रूप से पराजित करने के लिए विध्वंसक कार्य जैसे उपाधियां एवं अवैतनिक पदों का त्याग करना। सरकारी तथा गैर सरकारी समारोहों का बहिष्कार करना, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना इत्यादि को इसमें शामिल किया गया था। द्वितीय क्या था, रचनात्मक कार्यों के अंतर्गत न्यायालय के स्थान पर पंचों का फैसला मानना, राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों एवं कॉलेजों की स्थापना ताकि कॉलेजों का बहिष्कार करने वाले विद्यार्थी पढ़ाई जारी रख सके, स्वदेशी को अपनाना, चरखा खादी को लोकप्रिय बनाना, तिलक स्वराज कोष हेतु 1 करोड़ रुपए इकट्ठा करना तथा 20 लाख चरखों का संपूर्ण भारत में वितरण करना। तो यहां क्या कर रहे थे कि स्वदेशी को अपनाना मतलब स्वावलंबी बनने की शिक्षा के साथ साथ बहिष्कार की बात भी गांधी जी के द्वारा यहां की गई। इस कारण से इसको पहला क्या कहते हैं, पहला जन आंदोलन कहते हैं, क्योंकि इसमें काफी मात्रा में लोग शामिल हुए थे। श्रम पद्धति की शुरुआत कैसे हुई है ना, औद्योगिकीकरण ने श्रम पद्धति की शुरुआत की। मजदूर शहरों में छोटे, स्लम क्या कहलाती हैं, पहले स्लम को आप जान लो। स्लम क्या कहलाता है, स्लम होते हैं छोटी छोटी सी बस्तियां। क्या कहलाती हैं, छोटी छोटी जो बस्तियां बन जाती है ना, जहां पर आधारभूत सुविधाएं ना, पानी वानी की व्यवस्था उतनी नहीं होती है लेकिन रहना स्टार्ट कर देते, उसको हम स्लम कहते हैं। मजदूर शहरों में छोटे छोटे घरों में जहां किसी तरह की सुविधा उपलब्ध नहीं थी रहने के लिए बाध्य थे। आगे चलकर उत्पादन के उचित वितरण के लिए आंदोलन शुरू किए।
चूंकि पूंजीपति द्वारा उनका बुरी तरह शोषण किया जाता था, इसलिए उन्होंने अपना संगठन बनाकर पूंजीपतियों के खिलाफ वर्ग संघर्ष की शुरुआत की। तो इस सिलम पद्धति, इसी को हम क्या कहते हैं, सिलम पद्धति कहलाते हैं। औद्योगिकरण के दौरान ये स्थापित होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, शहरों ने किन नई समस्याओं को जन्म दिया, है ना। समस्याओं के बारे में बताना है, कौन सी। शहरों ने कई नई समस्याओं को जन्म दिया। श्रमिकों की संख्या काफी अधिक थी, अतः उनके लिए आवास की समस्या उत्पन्न हुई। कारखानों के मालिकों द्वारा जो आवास बनाए गए उनमें पर्याप्त रोशनी, पानी, स्वच्छ हवा भी उपलब्ध नहीं थी। फलतः स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न हुई। शहरों की आबादी बढ़ने के साथ साथ बेरोजगारी की समस्या भी बढ़ी। बेरोजगारी की समस्या से कई भयंकर समस्याओं का जन्म हुआ। बेरोजगारी के फलस्वरूप नकारात्मक प्रवृत्ति उत्पन्न हुई, लोगों का नैतिक पतन हुआ, अपराध की प्रवृत्ति उत्पन्न हुई। इस प्रकार शहरों से अनेक समस्याएं पैदा हुई या शहरों ने अनेक समस्याओं को जन्म दिया। क्या लिख सकते हैं कि चूंकि सुविधाएं नहीं थी, इस कारण से लोगों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं स्टार्ट होती, आबादी बढ़ी तो बेरोजगारी की समस्या आई। बेरोजगारी से कई सारी और समस्याएं आती हैं, जैसे आप नकारात्मक प्रवृत्ति हुई, चोरी चकारी, ये सारी घटनाएं आपको देखने को मिलती हैं। तो आप सब कुछ लिख सकते हैं यहाँ पर क्या, कि शहरों ने कौन सी नई समस्याओं को पैदा किया। अब ये 6 प्रश्न थे और इन 6 में से कोई आपको 3 कर रहे थे और 3 में आपको हर एक के 2 नंबर मिलेंगे। टोटल 6 नंबर की आपकी बात यहाँ पर थी। अब हम बात करेंगे इनमें से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर लगभग आपको 50-60 शब्दों के अंतर्गत देना है, मतलब 4-5 लाइन में आप जवाब दे दें तो सही है। और कोई 3 करना है ना, इसमें भी आपके ऐसे ही 5-6 प्रश्न आपको मिलने वाले हैं, उनमें से कोई 3 आपको चूज करने हैं। संसाधन निर्माण में तकनीकी की क्या भूमिका है, स्पष्ट कीजिए। भौतिकी एवं जैविक संसाधन दोनों पदार्थ तकनीकी के सहारे ही जीवन उपयोगी हो पाते हैं। कोई से भी पदार्थ हैं बिना तकनीकी के हमारे काम के नहीं होते हैं। आदि मानव तकनीकी को पाकर ज्ञानी मानव बन गया, है ना। आदि मानव मतलब क्या हो गया, आदि मतलब समझ रहे, पुराना मानव तकनीकी को पाकर, है ना। ये क्या हुआ, आदि मानव तकनीकी को पाकर क्या बन गया है, ज्ञानी मानव बन जाता है। पर्यावरण में उपलब्ध पदार्थों का जनप्रिय तकनीकी के सहारे जीवन को सुखमय बनाने में मानव क्या हो गया है, सक्षम हो गया है। तो ये आप लिख सकते हैं कि तकनीकी क्या भूमिका है, स्पष्ट किया कि भाई तकनीकी के कारण ही हम क्या हो पाए हैं, आदि मानव से ज्ञानी मानव हो पाए हैं। आप उदाहरण के लिए यहां पर चाहे तो लिख दें कि उदाहरण के लिए क्या लिखते हैं, ट्रैक्टर का उपयोग। ट्रैक्टर का उपयोग कृषि में आने से कृषि में हम बहुत जल्दी जुताई, बुवाई और कटाई कर सकते हैं। कृषि कार्यों को हम तेजी से कर पाए हैं, तक खेती में आप तकनीकी देख पाए। या आप लिख सकते हैं बूंद या टपक सिंचाई के बारे में भी आप लिख सकते हैं। कोई भी आप तकनीकी के बारे में, आप फोन के बारे में लिख सकते हैं, गाड़ी के बारे में लिख सकते हैं, कुछ भी आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, फसल चक्रण मृदा संरक्षण में किस प्रकार सहायक है। फसल चक्रण द्वारा मृदा के पोषणीय स्तर को बरकरार रखा जाता है। गेहूं, कपास, मक्का, आलू आदि को लगातार उगाने से मृदा में ह्रास उत्पन्न हो जाता है। मतलब मृदा में ह्रास उत्पन्न होने का मतलब क्या है, उसकी जो उर्वरकता है ना, उसकी जो उर्वरकता है वो क्या होती है, वो घटना स्टार्ट हो जाती है। उर्वरकता कम होना स्टार्ट हो जाती है, घटना स्टार्ट हो जाती है। इसे तिलहन दलहन पौधों की खेती के द्वारा पुनर्प्राप्त कर सकते हैं। तिलहन दलहन क्या है, आप देखिए दलहन फसलों में जो आप दलहन फसलों की अगर जड़ें देखेंगे तो इनमें ऐसी गांठें पाई जाती है, जड़ों में ऐसी गांठें पाई जाती हैं और इन गांठों में क्या पाया जाता है, राइजोबियम। क्या पाया जाता है, राइजोबियम। राइजोबियम क्या करता है, वातावरण की जो नाइट्रोजन होती है उसको लेकर नाइट्रेट बना देता है, तो यहाँ पर जमीन में नाइट्रोजन की समस्या नहीं आती और दलहन के अंदर प्रोटीन आ जाता है। आप दालें लिखते हैं, प्रोटीन के लिए ही उपयोग करते हैं ना उनको। तो दलहन पौधों की खेती के द्वारा इसे क्या करते हैं, पुनर्प्राप्ति किया जा सकता है, इसे पुनर्प्राप्त किया जा सकता है, इससे नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, वर्षा जल की मानव जीवन में क्या भूमिका है, इसके संग्रहण व पुनः चक्रण के विधियों पर आपको उल्लेख करना है। वर्षा जल संग्रह, आज की दौड़ में वर्षा जल मानव जीवन के लिए काफी उपयोगी है। क्यों उपयोगी है, क्योंकि आपको जो पानी मिल रहा है वो सब दूषित है। वर्षा का पानी आता है, अगर आप बचा नहीं पाएंगे, पानी की कमी है, सूखा है, जल स्तर घट रहा है, तो आपको बचाना पड़ेगा। तथा वर्तमान एवं भविष्य में जल संकट की स्थिति से निपटने तथा वर्षा के जल के बेकार बह जाने को कम करना, भूमिगत जल स्तर को ऊंचा उठाना ही वर्षा जल संग्रहण का मुख्य उद्देश्य है। जल संग्रहण व पुनः चक्रण की विधियां, यह काम मूल या परिस्थिति अनुकूल विधि है जिसके द्वारा आप पानी के प्रत्येक बूंद को संरक्षित कर सकते हैं।
संरक्षित करने के लिए वर्षा जल को नलकूपों, गड्ढों, कुओं में एकत्रित कर सकते हैं, जिसको आप कहते हैं छत से कर सकते हैं, है ना। तो कैसे भी करके आपको पानी को इकट्ठा करना ताकि वो एक जगह भरा रहे और जमीन में जाए, तो वो जल संग्रहण का एक तरीका हो जाता है। जैविक विविधता क्या है, यह मानव के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, ये आपको बतानी। जैव विविधता या जैविक विविधता क्या होती है, मानव के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, ये आपको बात करनी है, बताना है। तो क्या लिखेंगे हम, किसी प्राकृतिक प्रदेश में पाई जाने वाली जंगली, पालतू जीव जंतुओं एवं पादपों की प्रजातियों की बहुलता को जैव विविधता कहते हैं। मतलब जैव विविधता की परिभाषा आपने यहां से यहां तक लिख दी कि किसी भौगोलिक क्षेत्र के अंदर जो विभिन्न प्रकार के जंगली, पालतू और पादप की अलग अलग प्रजातियां पाई जाती हैं, उनको मिलाकर हम क्या कहते हैं, वो जैव विविधता कहलाती है। जैव विविधता हर एक जीवों के जीवन के लिए आवश्यक है। यह आवासीय स्थल जिस पर हम रहते हैं अत्यधिक जैव विविधता से भरा है। इसी क्षेत्र में मानव दूसरे जीवधारी एक पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करते हैं जिसका हम मात्र एक हिस्सा है, और अपने अस्तित्व के लिए इन्हीं जीव जंतुओं, पेड़ पौधों पर आश्रित हैं, क्योंकि हवा के लिए ऑक्सीजन, भोजन के लिए अन्न, पीने के लिए जल, रहने के लिए आवास इत्यादि हम इन्हीं पेड़ पौधों और जीव जंतुओं से प्राप्त करते हैं। इसलिए जैव विविधता अन्य जीवों के लिए नहीं बल्कि मानव के लिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है। तो इस कारण से क्या है कि ये मानव के लिए महत्वपूर्ण है। तो हमने देखा जैव विविधता क्या है और हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है, तो उसको आपको प्रश्न में लिख देना है। आप देख पा रहे हैं कि हमें पानी पीने के लिए चाहिए, है ना, और दूसरी चीजें चाहिए, भोजन की जरूरत है, तो वो सब जैव विविधता के कारण आपको मिल पाते हैं। खनिजों के संरक्षण एवं प्रबंधन से आप क्या समझते हैं, आपको वो लिखना है। खनिज क्षयशील है, मतलब कि इनका नुकसान होता है, एवं अनवीकरणीय संसाधन है, मतलब दोबारा से आप बहुत जल्दी इनको बना नहीं सकते। इनकी मात्रा सीमित है, इनका पुनर्चक्रण असंभव है, पुनर्निर्माण असंभव है। पुनर्चक्रण तो हो सकता है, पुनर्निर्माण असंभव है। खनिज उद्योगों का आधार है, किंतु औद्योगिक विकास के लिए खनिजों का अतिशय दोहन एवं उपयोग उनके अस्तित्व के लिए संकट है। मतलब उद्योगों में आपको लोहा और अलग अलग प्रकार की खनिजों की आवश्यकता होती है, तो इनका जरूरी है, लेकिन अगर आप इनका दोहन बहुत गलत तरीके से करेंगे तो क्या हो जाएगा, इनका अस्तित्व पर संकट आ जाएगा। अतः खनिजों का संरक्षण एवं प्रबंधन आवश्यक है। खनिज संसाधन के विवेकपूर्ण उपयोग 3 बातों पर निर्भर करते हैं। खनिजों के निरंतर दोहन पर, है ना, निरंतर दोहन पर नियंत्रण, उनका बचत पूर्वक उपयोग एवं कच्चे माल के रूप में सस्ते विकल्पों की खोज। ये 3 बातें कौन कौन सी हैं, खनिजों के निरंतर दोहन पर नियंत्रण, उनका बचत पूर्वक उपयोग एवं कच्चे माल के रूप में सस्ते विकल्पों की खोज। खनिजों पर नियंत्रण के अलावा उनके विकल्पों को खोजना, खनिजों के अपशिष्ट पदार्थों को बुद्धिमत्ता पूर्वक उपयोग, पारिस्थितिकी पर पड़ने वाले कुप्रभाव तथा प्रभाव नियंत्रण, खनिज निर्माण के लिए चक्रीय पद्धति को अपनाना प्रबंधन कहलाता है ना। खनिज के लिए क्या करना, चक्र। जैसे मान लीजिए आपका पीतल खराब हो गया तो उससे आपकी मूर्ति टूट गई, तो आपने दुकान वाले को दे दिया, उसने गला के उससे बर्तन बना दिया, ये चक्रण कहलाता है, चक्रण का उपयोग करना। यदि खनिजों के संरक्षण के साथ प्रबंधन पर ध्यान दिया जाए तो खनिज संकट से निपटा जा सकता है, कि हम इससे निपट सकते हैं। अगला है सागर सम्राट क्या है। सागर सम्राट मुंबई हाई पेट्रोलियम उत्पादन क्षेत्र में कार्यरत एक जलयान है जो समुद्री क्षेत्र में जल के भीतर तेल कूप की खुदाई का कार्य करता है, मतलब तेल के कुएं खोदने का ये काम करता है। तो पिछले 6 प्रश्नों में से कोई 3 लिखने थे, हर एक के लिए 2 नंबर आपको मिलने थे। अब आपको फिर लिखना है कि नहीं, 2 प्रश्नों के उत्तर आपको देना है, 50-60 शब्दों में देंगे, और हर एक के लिए आपको क्या 2 नंबर मिलने वाले हैं। मतलब आप इस भाग से 4 नंबर प्राप्त करेंगे टोटल। भारत में किस तरह जातिगत असमानताएं जारी हैं, स्पष्ट करनी है। यद्यपि संविधान में जातिगत भेदभाव का खंडन किया गया है और जातिगत अन्यायों को समाप्त करने पर बल दिया है, परंतु फिर भी आज के समय में भारत में जाति प्रथा समाप्त नहीं हुई है। छुआछूत की प्रथा आज भी जीवित है। आप देखते होंगे कि भाई उसको नहीं छूना है, उसको छू लिया तो नहाना है, तो ऐसी छुआछूत की प्रथा आज भी जीवित है। आज भी एक जाति के लोग दूसरी जाति में विवाह नहीं करते, मतलब अंतर जाति विवाह आज भी बहुत कम है। कर लेने पर उनको समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है कुछ समय तक। ना ही एक साथ बैठकर भोजन या अन्य मेल मिलाप करते हैं। वर्ण व्यवस्था आज भी मौजूद है। जिन जातियों को पहले शिक्षा से वंचित रखा गया था उनके सदस्य आज भी संवैधानिक तौर पर पिछड़े हुए। आज भी जाति आर्थिक हैसियत से निर्धारण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अतः कहा जा सकता है कि भारत में अभी भी जातिगत असमानताएं व्याप्त हैं या जारी हैं या देखने को मिलती हैं। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 14।
राजनीतिक दलों को लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है, क्यों, ये आपको बताना है। एक निष्पक्ष और पारदर्शी सरकार बनाने के लिए राजनीतिक दलों का होना बहुत आवश्यक है ना। बिना राजनीतिक दलों के आप निष्पक्ष और पारदर्शी सरकार नहीं बना पाएंगे। सभी समान विचारों वाले व्यक्तियों का एक दल बन जाता है। मतलब दल क्या है, जहां पर मेरे आपके विचार बन रहे हैं तो हम एक पार्टी में चले जाएंगे, हम अपनी एक पार्टी बना लेंगे या उस पार्टी में जुड़ जाएंगे। तो राजनीतिक दल क्या है, एक विचार वाले पार्टियों की। तो क्या हो गया, सभी समान विचार वाले व्यक्तियों का एक दल बन जाएगा। अलग अलग विचारों वाले कई दल मिलकर एक परिपूर्ण सरकार बनाते हैं। राजनीतिक दलों के आपसी मतभेद, आपसी मुद्दे, जनता के लिए उनके लिए किए गए कार्यों का लोक लेखा जोखा जनता में उस दल की छवि को चुनाव के समय स्पष्ट करता है। आप क्या काम कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, आपको देखकर, आपके दल को देखकर फिर वोट दिया जाता है। जनता अनेक दलों में से अपनी पसंद का एक नेता, अपनी पसंद के एक नेता को अपना मत देकर चुनती है और सभी राजनीतिक दल मिलकर एक लोकतांत्रिक सरकार बनाते हैं। इसलिए राजनीतिक दलों को लोकतंत्र का क्या कहते हैं, प्राण कहा जाता है। क्लियर। अगला प्रश्न है, दल बदल कानून क्या है। दल बदल कानून आप देख पाते होंगे अनुसूची 10 के अंतर्गत भी डाला गया है। संविधान की जो अनुसूचियां हैं उसमें अनुसूची 10 के अंतर्गत भी दल बदल कानून बताया गया है। दल बदल कानून विधायकों और सांसदों के एक दल से दूसरे दल में पलायन से रोकने के लिए बनाया गया था। इसे दल बदल कानून कहते हैं। दल परिवर्तन कानून 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। इसे भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया। सामान्यतः इस अधिनियम को दल बदल कानून कहा जाता है। मतलब आप किसी पार्टी के टिकट पर चुनाव जीते हैं तो आप पार्टी के टिकट को छोड़कर आप जा नहीं सकते। मतलब आपने टिकट लिया, किसी एक पार्टी से चुनाव जीत गए और फिर सामने वाले की पार्टी में चले गए, तो जाना है तो फिर त्याग पत्र देकर जाना पड़ेगा। तो ये इस कारण से ऐसा हो रहा था, तो फिर ये दल बदल कानून लाया गया कि भाई हमने टिकट दिया, मेहनत करी, हमारी पार्टी से चुनाव जीते और दूसरी पार्टी में चले गए, तो आप पद धारण करते हुए दूसरी पार्टी में जाएंगे, त्याग पत्र कर दो, चले जाओ, वहां से चुनाव लड़ो, जीतो हारो, जो करना है वो करो। लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी एवं वैध सरकार का गठन करता है। लोकतंत्र में शासकों के चुनाव का अधिकार जनता के हाथों में निहित होता है। जनता जिसे चाहती है उसे संसद अथवा विधानमंडलों में चुनकर भेजती है। जनता न केवल अपने शासकों का चयन करती है बल्कि अनेक प्रकार से वह प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से उन पर नियंत्रण भी करती है। गैर लोकतांत्रिक सरकारों को विधायिका का सामना नहीं करना पड़ता, उन्हें विधायिका में नहीं जाना है, लेकिन लोकतांत्रिक सरकारों को विधायिका में जाना पड़ता है। जैसे अगर केंद्र में बात करें तो लोकसभा राज्यसभा में जाना है, राज्य में बात करें तो विधानसभा विधान परिषद में जाना पड़ता है। लोकतांत्रिक देशों की सरकार को पता होता है कि एक निश्चित अवधि 4 या 5 वर्ष बाद पुनः उन्हें चुनाव के लिए जाना है, पुनः उन्हें जनता के समक्ष वोट मांगने जाना है। अतः वे जनता के मनोचित ही कार्य करना चाहते हैं, उनके मन के हिसाब से, ताकि अगली बार जनता पुनः उन्हें सिर आंखों पर बैठाए। गैर लोकतांत्रिक देशों में वहां की सरकारें अपेक्षाकृत फैसले शीघ्र लेती हैं, परंतु ऐसे फैसले से जनता को परेशानियां होती हैं या बढ़ जाती हैं। लोकतांत्रिक सरकार फैसले लेने में देरी अवश्य करती है, परंतु इनके फैसले नीतिगत, विधि सम्मत तथा बहुमत पर आधारित होते हैं। जनता को इससे परेशानियां कम से कम होती हैं। लोकतांत्रिक सरकार के उत्तरदायी होने के कारण उससे जनता की समस्याओं के निदान की आशा की जाती है कि वो जनता की समस्याओं को निपटाएगी। इस प्रकार स्पष्ट है कि लोकतंत्र उत्तरदायी और वैध सरकार का गठन करता है। तो आप देखें यहां पर कि ये 16 नंबर के पुस्तक आ गए, तो 4 थे, 13, 14, 15, 16, इन 4 में से आपको कोई 2 करने थे। आप कर देंगे तो आपको 2 और 2 4 नंबर अधिकतम मिल सकते हैं। अब बात करेंगे अगले पार्ट के ऊपर कि अगला भाग हमारा क्या आने वाला है। तो अगला भाग आने वाला है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर फिर से आपको 50-60 शब्दों में देना है। मतलब फिर से आपको 4-5 प्रश्न मिलने वाले हैं, उनमें से आपको कोई 50-60 शब्दों के अंदर उनका जो है वो जवाब आपको देना है। तो प्रश्न आता है, प्रश्न नंबर 17, वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है, ये आपको बतानी है। जब किसी वस्तु के बदले किसी दूसरी वस्तु का लेना देना होता है, वह वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाती है ना। क्या है, उसे वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। जैसे एक गाय लेकर 10 बकरियां देना। इस पद्धति में विनिमय की सार्वजनिक सर्वमान्य इकाई अर्थात मुद्रा, रुपए, पैसे का इस्तेमाल नहीं किया जाता। मतलब 2 चाहने वाले लोग, जैसे आपको मार्कर चाहिए है और मुझे स्याही चाहिए है, तो अदल बदल कर लेंगे। तो ऐसे लोग अगर मिल जाएंगे, आपको टमाटर चाहिए और मुझे गेहूं चाहिए, मेरे पास टमाटर है, आपके पास गेहूं है, हम आपस में बदल लेंगे, तो ये क्या है, इसको वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता है ना। तो ये वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाती है। क्लियर बात। चले अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18, राष्ट्रीय आय ना, एक शब्द आया है, राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में क्या अंतर है, ये आपको बताना है।
प्रति व्यक्ति आय किसी देश के नागरिकों की औसत आय है। कुल राष्ट्रीय आय में जब हम कुल जनसंख्या से भाग देते हैं तो जो भागफल आता है उसको क्या कहते हैं, उसे प्रति व्यक्ति आय कहा जाता है। इस प्रकार प्रति व्यक्ति आय की धारणा राष्ट्रीय आय से जुड़ी हुई है। वर्ष भर में देश भर में अर्जित आय की कुल मात्रा को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। इसमें देश में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य शामिल किया जाता है। राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने पर प्रति व्यक्ति आय में भी वृद्धि होती है। यदि राष्ट्रीय आय की तुलना में जनसंख्या की वृद्धि दर अधिक है तो प्रति व्यक्ति आय घट जाएगी। तो क्या होता है, प्रति व्यक्ति आय घट जाती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19, सकल घरेलू उत्पाद से आप क्या समझते हैं? किसी देश की सीमा में एक निर्धारित समय के भीतर सभी तैयार वस्तुओं और सेवाओं के कुल मौद्रिक या बाजार मूल्य को क्या कहते हैं, सकल घरेलू उत्पाद या जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहा जाता है। यह किसी देश के घरेलू उत्पादन का व्यापक मापन होता है और इससे किसी देश की अर्थव्यवस्था की सेहत का पता चलता है कि अर्थव्यवस्था सही है, बीमार है, कमजोर है या सेहतमंद है। तो आप अर्थव्यवस्था की सेहत का पता इससे चला सकते हैं। अगला प्रश्न है, स्वयं सहायता समूह से आप क्या समझते हैं? स्वयं सहायता समूह एक समान सामाजिक नागरिक स्तर के सामाजिक आर्थिक स्तर के आस पड़ोस के लोगों का एक ऐसा समूह होता है या एक ऐच्छिक समूह है जो नियम कानून के द्वारा आपसी सहयोग से चलाया जाता है। वास्तव में स्वयं सहायता समूह ग्रामीण क्षेत्र में 15 से 20 व्यक्तियों, खासकर महिलाओं का समूह होता है। महिलाओं का एक अनौपचारिक समूह होता है जो अपनी बचत तथा बैंकों से लघु ऋण लेकर अपने सदस्यों की पारिवारिक जरूरतों को पूरा करते हैं और विकास गतिविधियां चलाकर गांव का विकास करती हैं या कराती हैं। तो स्वयं सहायता समूह क्या है, अधिक पुरुष भी बना सकते हैं लेकिन अधिकांश महिलाओं के द्वारा। उदाहरण के तौर पर आप लज्जत पापड़ वाला जो देखते हैं ना, पापड़ खाते होंगे, वो आप देख सकते हैं। वो स्वयं सहायता समूह का सबसे अच्छा उदाहरण आपको देखने को मिलेगा। अब आ जाएगा फिर से हमारा यह पैटर्न, यहां पर आप देखें कि फिर से आया क्या, कि किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देना है 50 से 60 शब्दों में। अब ये आपदा वाली बातें आ जाएगी। तो आपदा प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है, ये आपको बताना है। आपदा प्रबंधन की आवश्यकता आपदा के पूर्व एवं पश्चात होने वाली क्षति को कम करने के लिए या उससे बचने के लिए होती है। प्राकृतिक आपदा या मानव निर्मित आपदा इत्यादि के घटित होने से अधिक मात्रा में जैविक अजैविक संसाधनों का नुकसान होता है। इसी संदर्भ में लोगों को विशेष प्रशिक्षण देकर उसके प्रभाव को कम करना क्या कहलाता है, आपदा प्रबंधन कहलाता है, उसे आपदा प्रबंधन कहते हैं। अगला प्रश्न है 22, सुखाड़ के लिए जिम्मेवार कारकों का वर्णन आपको करना है। उत्तर क्या है, सुखाड़ के लिए निम्नलिखित कारक जिम्मेवार है। सुखाड़ मतलब क्या है, सुखाड़ को कहते हैं सूखा। क्या कहलाएगा, इसको सूखा कहा जाएगा। तो सूखा के लिए जिम्मेवार कारक कौन कौन से, तो लंबे समय तक अपर्याप्त वर्षा तथा इसका सामयिक और स्थानीय वितरण का असंतुलित होना। कहीं पर वर्षा ज्यादा, कहीं पर वर्षा कम, तो इस कारण से भी सूखा होता है। मिट्टी में आर्द्रता की कमी इस स्तर तक हो जाए कि फसल मुरझा जाए, इस कारण से भी सुखाड़ हो जाएगा कि फसलें सूखना स्टार्ट हो जाएंगी। जलाशयों में जल स्तर का गिर जाना, पारिस्थितिकी में जल की इतनी कमी हो जाए कि उत्पादकता घट जाए, ये सब क्या है, आपके सुखाड़ के लिए जिम्मेवार कारक हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23, भूकंप के केंद्र एवं अधिकेंद्र के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। भूकंप का वह भाग जहां चट्टान टूटने की प्रक्रिया आरंभ होती है भूकंप का केंद्र या फोकस कहलाता है। भूकंप केंद्र ही भूकंप का उत्पत्ति स्थान, पॉइंट ऑफ ओरिजिन होता है ना, पॉइंट ऑफ ओरिजिन होता है ना, कि ये क्या होता है कि भाई यहां पर ये उत्पन्न होता है, पॉइंट ऑफ ओरिजिन होता है कि वहां से इसकी उत्पत्ति होती है। भूकंप केंद्र से धरती पर अनुलंब भूकंप अधिकेंद्र है ना, भूकंप केंद्र से, जिसे मान लीजिए कि अपन ने बनाया कि यहां पर भूकंप पैदा हुआ, यहां पर भूकंप पैदा हुआ, ये क्या हो गया, इसको आपने क्या कह दिया, फोकस। ये क्या हो गया, इसको कह दिया गया फोकस। लेकिन इस फोकस से जहां पर सबसे पहले भूकंप फील होगा, इसको क्या कहा जाएगा, एपीसेंटर। क्या कहा जाएगा, एपीसेंटर कहा जाएगा। तो भूकंप अभिकेंद्र कहलाता है। कहां से, फोकस से सीधे आना। भूकंपीय तरंगों का पहला झटका अधिकेंद्र पर ही लगता है। अधिकेंद्र से जैसे जैसे दूरी बढ़ती है वैसे वैसे भूकंप का प्रभाव घटता जाता है। मतलब यहां पर झटके ज्यादा और यहां से दूर जाने पर झटके क्या होंगे, धीरे धीरे घटते चले जाएंगे। क्लियर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24, जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन से आप क्या समझते हैं।
आपदा प्रबंधन को 2 चरणों में लागू करने की जरूरत है। कैसे कैसे? आकस्मिक प्रबंधन और दीर्घकालिक प्रबंधन। आपदा की घड़ी में आकस्मिक प्रबंधन का उद्देश्य संभवतः आपदा को कम करना है। आकस्मिक प्रबंधन ही किसी प्रशासन की सफलता की कसौटी होती है। इसके अंतर्गत आपदा के आते ही प्रभावित लोगों को आपदा से छुटकारा दिलाना भी आपदा प्रबंधन का हिस्सा होता है। अलग अलग प्रकार के प्राकृतिक आपदाओं के आकस्मिक प्रबंधन में अलग अलग प्रकार की प्राथमिकताएं होती हैं। तो ये हमारी प्राथमिक प्रबंधन की बात हुई। बाद की स्थिति क्या होती है? बाद की स्थिति में आकस्मिक प्रबंधन बाढ़ की स्थिति है ना, बाढ़ की स्थिति में है ना, ये बाढ़ लिखा हुआ है, बाढ़ की स्थिति में आकस्मिक प्रबंधन, बाढ़ की स्थिति में आकस्मिक प्रबंधन बाढ़ रोकना नहीं है ना, क्या है प्रबंधन जो है वो बाढ़ रोकना नहीं बल्कि बाढ़ से लोगों को बचाना है। उस प्रबंधन की तारीफ होती है जो लोगों को नाव पर बैठाकर या तैरने वाले व्यक्ति द्वारा रबर के गुब्बारे के साथ खींचते हुए सुरक्षित जगह पर ले जाए। इसके बाद मवेशियों को तथा घर के सामान को बाहर निकालने को प्राथमिकता देनी होती है। भूकंप और सुनामी की स्थिति में आकस्मिक प्रबंधन, भूकंप की स्थिति में आकस्मिक प्रबंधन 3 प्रमुख कार्य होते हैं। क्या क्या होते हैं? अगर आप देखें यहाँ पर इसके प्रबंधन क्या कार्य है तो 3 प्रमुख कार्य। बचे हुए विस्थापित लोगों को राहत कैंप में ले जाना है ना। भूकंप और सुनामी स्थिति में आकस्मिक प्रबंधन, तो इसके 3 प्रमुख कार्य हैं। बचे हुए लोगों को राहत कैंप में ले जाना या उन्हें सभी प्रकार की आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराना, वैसे लोगों को मलबे से निकालना जो अभी दबे हुए हैं, मृत्यु प्राप्त लोगों जानवरों को सही स्थानों पर दफनाकर अंतिम संस्कार करना। आग लगने की स्थिति में आकस्मिक प्रबंधन क्या होगा? तो अब आप देखेंगे तीसरा आ गया यहाँ पर, आग लगने की स्थिति में आकस्मिक प्रबंधन। इसको आप ऐसे हेडिंग भी कर सकते हैं, आग लगने की स्थिति में आकस्मिक प्रबंधन। आग में फंसे हुए लोगों को बाहर निकालना, घायलों को तत्काल प्राथमिक उपचार देकर अस्पताल पहुंचाना, आग के फैलाव को रोकना है ना। तो ये प्रबंधन के हमने प्रकार देखे क्या क्या है कि बाद की स्थिति में आकस्मिक प्रबंधन क्या है। सबसे पहले देखा कि भाई आकस्मिक क्या है तो आकस्मिक हो गया। बाद की स्थिति में क्या होना चाहिए ये लिख दिया। भूकंप एवं सुनामी की स्थिति में आकस्मिक प्रबंधन क्या है तो उसको लिख दिया। आग की स्थिति, बाढ़ की स्थिति में क्या है, आग की स्थिति में क्या है, उनको अपन ने लिख दिया। अगला प्रश्न आता है अपना, अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 25 से 28 तक, जिसमें हमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लिखने हैं। प्रश्नों के उत्तर आपको 100 से 150 से 200 शब्दों में देने हैं। 4-4 नंबर के होंगे, 4 प्रश्नों के उत्तर हमें देने हैं, इनमें अथवा भी हमें मिलेगा। हिंद चीन उपनिवेश स्थापना का उद्देश्य क्या है? फ्रांस द्वारा हिंद चीन में उपनिवेश स्थापना के उद्देश्य इस प्रकार है। पहला है व्यापारिक प्रतिस्पर्धा। फ्रांस द्वारा हिंद चीन में उपनिवेश स्थापना का मुख्य उद्देश्य डच एवं ब्रिटिश कंपनियों के व्यापारिक प्रतिस्पर्धा का सामना करना था। भारत में फ्रांसीसी पिछड़ रहे थे तथा चीन में उनके व्यापारिक प्रतिद्वंदी मुख्यतः अंग्रेज थे। अतः सुरक्षात्मक आधार के रूप में उन्होंने हिंद चीन का क्षेत्र उचित लगा जहां वे भारत एवं चीन दोनों तरफ कठिन परिस्थितियों को संभाल सकते थे। कच्चे माल तथा बाजार की उपलब्धता। औद्योगिक क्रांति के बाद विभिन्न उद्योगों के सुचारू पूर्वक संचालन के लिए भारी मात्रा में कच्चा माल तथा तैयार उत्पादों की खपत हेतु बाजार की आवश्यकता थी। अतः इन दोनों आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उपनिवेश की स्थापना आवश्यक हो गई। क्योंकि कच्चा माल मिलता रहे, बना बनाया माल बिकता रहे, इसके लिए क्या है आपको उपनिवेश की आवश्यकता होगी ताकि हम वहीं से कच्चा माल लें और वहीं पर अपना माल बेचें। गोरे होने का दायित्व। यूरोपीय गोरे लोगों का यह स्वघोषित दायित्व था कि वे पिछड़े काले लोगों के समाज को सभ्य बनाएं। वे इसे ईश्वर प्रदत्त दायित्व समझते थे, वे उसे ईश्वर के द्वारा प्रदान किया गया दायित्व समझते थे। इसके अतिरिक्त कैथोलिक धर्म का प्रचार भी उपनिवेश की स्थापना का एक प्रमुख उद्देश्य हुआ करता था। अब इसके अथवा में एक और प्रश्न है, 25 के अथवा में एक और प्रश्न है। भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी जी के योगदान की विवेचना आपको करनी है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी का योगदान अतुलनीय है। उन्होंने अपने जीवन में सत्य, अहिंसा और सच्चाई के रास्ते पर चलकर एक ऐसा आंदोलन खड़ा कर दिया जिसके आगे अंग्रेज भाग खड़े हुए। आज उन्हीं के प्रयासों से हम स्वतंत्र जीवन जी रहे हैं। महात्मा गांधी ने अपना संपूर्ण जीवन भारत एवं भारतवासियों के लिए न्यौछावर कर दिया। राष्ट्रीय आंदोलन में उनकी भूमिका अत्यंत सशक्त एवं महत्वपूर्ण रही है। गांधी जी को हर विचारधारा व हर वर्ग की आलोचना मिलने के बावजूद उन्हें जन नायक बन राष्ट्रीय आंदोलन को जन जन तक पहुंचाया और महात्मा बनकर उभरे।
महात्मा गांधी ने क्या किया था, सत्य अहिंसा, है ना, ये कॉन्सेप्ट अपनाए थे कि हिंसा नहीं करेंगे, सत्य पर रहेंगे। और इसके माध्यम से उनकी निंदा कई सारे लोगों ने करी, लेकिन धीरे धीरे वो क्या हो गए कि जननायक बने, राष्ट्रीय आंदोलन को उन्हें जन जन तक पहुंचाया, फिर उनको महात्मा कहा गया। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी का काफी महत्वपूर्ण योगदान रहा। चंपारण सत्याग्रह 1917 से लेकर 1918 के अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, 1920 के असहयोग आंदोलन से लेकर 1930 ईस्वी के सविनय अवज्ञा आंदोलन, है ना, आंदोलन तक, और 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से लेकर देश की आजादी दिलाने तक में गांधी जी का काफी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो आप क्या करेंगे, इस पर गांधी जी के द्वारा चलाए गए एक एक आंदोलन लिख देंगे। जैसे हमने तो ये ईयर वाइज लिख दिया, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, चंपारण, अहमदाबाद, 1920, खेड़ा, ऐसे कुछ आप लिख सकते हैं यहाँ पर। इस प्रकार स्पष्ट है कि गांधी जी ने नाम से मशहूर मोहनदास करमचंद गांधी जी के नाम से मशहूर मोहनदास करमचंद गांधी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की एक प्रमुख राजनीतिक नेता थे। सत्याग्रह और अहिंसा, सत्य आग्रह और अहिंसा के सिद्धांतों पर चलकर भारत को आजादी दिलाने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। उनके सिद्धांतों ने पूरी दुनिया के लोगों को नागरिक अधिकारों एवं स्वतंत्रता आंदोलनों के लिए प्रेरित किया। तो गांधी जी के योगदान के बारे में हमने लिख दिया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26, संसाधन के विकास में सतत विकास की अवधारणा की आपको व्याख्या करनी है। संसाधन प्रकृति प्रदत्त उपहार है। संसाधन क्या है, प्रकृति के द्वारा प्रदान किया गया उपहार है, हमने नहीं बनाया। इसी अवधारणा के कारण मानव ने प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन किया, जिसके कारण विभिन्न प्रकार की पर्यावरणीय समस्याएं आपके सामने आई, उत्पन्न हुई। संसाधन मानव की जीविका का आधार है। जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए संसाधन के सतत विकास की अवधारणा अत्यंत आवश्यक है। मानव इस पृथ्वी का सबसे स्वार्थी प्रणाली है। हम आप भी मानव है ना। स्वार्थी होने के कारण मानव ने संसाधनों का विवेकहीन ढंग से दोहन किया, जिसके कारण विश्व पारिस्थितिकी में घोर संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई। वर्तमान परिवेश में भूमंडलीय तापन, ओजोन परत का क्षय, मृदा क्षरण, भूमि विस्थापन, अम्लीय वर्षा जैसी कई समस्याएं आपको देखने को मिलती हैं। समय रहते यदि इन समस्याओं के प्रति मानव सचेत नहीं हुआ तो वह दिन दूर नहीं जब पृथ्वी विनाश के आगोश में समा जाएगी। तो संसाधन विकास में सतत विकास की जो अवधारणा है उसकी व्याख्या को हमने देखा कि क्यों जरूरी है, कि हमने क्या कर दिया है, अब सतत विकास पर अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो हमारे साथ क्या घटित हो जाएगा। संसाधनों का नियोजित उपयोग हो, इससे पर्यावरण को कोई क्षति ना पहुंचे, भविष्य की आवश्यकताओं के मद्देनजर वर्तमान विकास को कायम रखा जा सके, ऐसी धारणा सतत विकास धारणा कही जाती है। इससे वर्तमान और भविष्य दोनों सुरक्षित रहते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, तो इसी के अथवा का है एक प्रश्न, प्रश्न नंबर 26, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? वैश्वीकरण का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा? तो उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण की परिभाषा लिख देंगे, क्या समझते हैं? उदारीकरण, इसका अर्थ है कि वस्तुओं का सुगमता से आयात निर्यात किया जा सकेगा। विदेशी कंपनियां यहां अपने कार्यालय और कारखाने स्थापित कर सकेंगी। सरकार द्वारा अवरोधकों एवं प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उदारीकरण कहते हैं। 1991 के आसपास आप देखेंगे कि यह प्रक्रिया होती है। निजीकरण व्यवसाय, उद्यम या एजेंसियां या सार्वजनिक सेवा के स्वामित्व के सार्वजनिक क्षेत्र जो राज्य सरकार या केंद्र सरकार के क्षेत्र में थे से निजी क्षेत्र में या निजी गैर लाभ संगठनों के पास स्थानांतरित होने की प्रक्रिया जो है उसको आप निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन, सरकार से निकलकर प्राइवेट कंपनियां बनते चला जाना, वो क्या है, उसको कहते हैं निजीकरण। वैश्वीकरण क्या है? विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया को ही आप क्या कहते हैं? वैश्वीकरण कहा जाता है। दुनिया भर के लोग जो जुड़ जाते हैं, वैश्वीकरण चैप्टर में आपने पढ़ा होगा। वैश्वीकरण का भारतीय उद्योग पर प्रभाव, जिसके कारण कई विदेशी कंपनियों ने भारत में निवेश किया, वो अपने साथ नई तकनीकी लाई जिससे भारतीय उद्योगों को लाभ हुआ। वैश्वीकरण के कारण विशेष रूप से फार्मास्यूटिकल, सूचना प्रौद्योगिकी, रसायन, प्रधान, चमड़ा, कृषि और विनिर्माण आदि क्षेत्रों को लाभ हुआ और भारत की कई कंपनियां मल्टीनेशनल कंपनी, बहुराष्ट्रीय कंपनियां बन जाती है। उदाहरण के तौर पर आप टाटा का नाम भी लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27, राजनीतिक दल की परिभाषा दें। राजनीतिक दल के द्वारा कौन कौन से प्रमुख कार्य किए जाते हैं ये आपको बताने हैं। विश्व में जहां भी लोकतंत्र व्यवस्था कायम है वहां के लोगों को संघर्ष करना पड़ा है। सर्वप्रथम ब्रिटेन में लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम हुई, लेकिन इसके लिए काफी संघर्ष करना पड़ा। फ्रांस में लगातार सदियों तक संघर्ष चलता रहा, वहां लोकतंत्र न केवल स्थापित हुआ बल्कि स्थायी भी हुआ। जब सत्ताधारियों
और सत्ताधारियों और सत्ता में भागीदारी चाहने वालों के बीच संघर्ष चलता है, तब यह लोकप्रियता क्या होती है, लोकप्रियता की निर्णायक घड़ी होती है। ऐसी घड़ी किसी भी लोकतांत्रिक देश में तब उत्पन्न हो जाती है जब कोई देश लोकतंत्र के मार्ग पर आगे बढ़ रहा होता है, उस देश में लोकतंत्र का विकास हो रहा होता है। लोकतांत्रिक संघर्ष का समाधान जनता की व्यापक लामबंदी के सहारे ही संभव है। मतलब लोकतंत्र के लिए जनता को लंबा संघर्ष करना पड़ता है, तब जाकर लोकतंत्र स्थापित हो पाता है, और जनता की व्यापक जो लामबंदियां होती हैं और समस्याएं हैं, उन सबका समाधान भी क्या होता है, लोकतंत्र होता है। भले ही ऐसे संघर्ष का समाधान कभी कभी मौजूदा संस्थाओं जैसे संसद या न्यायपालिका के पास से हो, लेकिन जब सत्ता में भागीदारी चाहने वालों के बीच विवाद गहरा गया हो तथा संसद एवं न्यायपालिका जैसी संस्थाएं स्वयं विवाद का भाग बन जाएं या विवाद में भागीदार बन जाएं, तब परिणाम यह होता है कि संघर्ष का समाधान इनके अधिकतर है ना संघर्ष का समाधान इनके अधिकार के बाहर अर्थात जनता द्वारा होता है। ऐसे जनसंघर्ष और प्रतिस्पर्धा का आधार राजनीतिक संगठन होते हैं। जनसंघर्ष में जनता की भागीदारी भले ही स्वतः स्फूर्त हो, लेकिन सार्वजनिक भागीदारी संगठित राजनीति के द्वारा ही संभव है। राजनीतिक दल, दबाव समूह और आंदोलनकारी समूह संगठित राजनीति के सकारात्मक माध्यम है। लोकतंत्र जनसंघर्ष के द्वारा विकसित होता है। लोकतंत्र में फैसले आम सहमति से लिए जाते हैं। जनसंघर्ष के लिए राजनीतिक संगठनों का विकास होता है। ये राजनीतिक संगठन जन भागीदारी के द्वारा समस्याओं को सुलझाने में सहायक होते हैं। तो ये बात हमने जान ली कि लोकतंत्र में जो राजनीतिक दल की परिभाषा क्या है और लोकतंत्र राजनीतिक दल के प्रमुख कार्य कौन कौन से। तो लोकतंत्र में इनका बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है या इनका बड़ा अहम रोल है। इस कारण से इनकी सारी बातें देखिए क्या क्या आवश्यकता होती है राजनीतिक दल की। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27 का जो अथवा है, जिसमें आपको देखना है जनसंघर्ष से आप क्या समझते हैं, जनसंघर्ष से आप क्या समझते हैं, और साथ ही साथ आपको बताना है कि इससे लोकतंत्र कमजोर होता है या सशक्त, स्पष्ट करें। जनसंघर्ष से लोकतंत्र मजबूत होता है, इस कथन से हम सहमत हैं। 19वीं शताब्दी के दौरान भारत में अनेक तरह की सामाजिक लोकप्रिय जनसंघर्ष की उत्पत्ति हुई है ना, अनेक तरह की सामाजिक और लोकप्रिय जनसंघर्ष की उत्पत्ति हुई। 1971 में श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार बनी। 1975 में कई तरह जनसंघर्ष हुए, जिसके कारण 1970 में 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी। यदि सरकार फैसला लेते समय आम जनता की बातों की अनदेखी करती है तो जनसंघर्ष होते हैं, और जनसंघर्ष सरकार को तानाशाह और मनमानी करने से रोकते हैं। तो हम कह सकते हैं, आप इसमें ये पॉइंट लिख सकते हैं, तो हम इस आधार पर कह सकते हैं कि लोकतंत्र से जनसंघर्ष से लोकतंत्र मजबूत होता है, कमजोर नहीं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28। बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन के क्या कारण हैं? बिहार के पिछड़ेपन दूर करने के लिए कुछ मुख्य उपाय आप बताएं। तो हम कारण और उपाय साथ में लेकर चलते हैं। सबसे पहला कारण है जनसंख्या का अधिक होना और जनसंख्या पर नियंत्रण पाना। हम जानते हैं कि गंगा नदी है ना, हम जानते हैं गंगा नदी बिहार से होकर बहती है। अन्य नदियों के अलावा बिहार में बहुत उपजाऊ मिट्टी है, जो कृषि के लिए एकदम सही है। यही कारण है कि बहुत सारे लोग शुरू में यहां आकर बस गए। अंततः एक विस्फोट में जनसंख्या और बिहार को तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य बनाना, है ना। क्या है कि एक विस्फोट किसका, बम नहीं फटा, विस्फोट में जनसंख्या बढ़ जाना, उसको कहते हैं जनसंख्या विस्फोट। अंततः एक विस्फोट में जनसंख्या और बिहार को तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य बनाना। हालांकि क्षेत्रफल की दृष्टि से इसका नंबर 13वां है। बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए बिहार की जनसंख्या पर नियंत्रण पाना जरूरी है। तो पहली बात तो हो गई जनसंख्या का अधिक होना, ये पिछड़ेपन का कारण है, उस पर नियंत्रण करना, ये दूसरा कारण है। तीसरा क्या है, अगला पॉइंट क्या है, भौगोलिक स्थिति और उसमें सुधार। चूंकि बिहार सभी तरफ से भूमि से घिरा है, इसका कोई बड़ा बंदरगाह नहीं है। अगर हम देखें कि सभी विकसित राज्यों गोवा, महाराष्ट्र, केरल, गुजरात आदि, है ना, जैसे बंदरगाह हैं, वहां पर बहुत बड़े बड़े बंदरगाह हैं, क्योंकि यह विदेशी व्यापार में मदद करता है और कई अन्य उद्देश्य लोगों को रोजगार प्रदान करता है, मछली पकड़ना आदि। यह भी एक कारण है कि बिहार पिछड़ा है या अविकसित है कि पीछे है। तो हमें क्या करना है भाई, भौगोलिक संरचना में सुधार करना है। अगला है निरक्षरता और शिक्षा का प्रसार। भारत में सबसे कम साक्षरता दर बिहार की है, केवल 61.8% लोग साक्षर हैं, जो चिंता का विषय है। उचित शिक्षा की कमी के परिणाम स्वरूप विभिन्न समस्याएं हैं। बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए शिक्षा का प्रसार करना चाहिए। प्रवासन और नई कंपनियों का स्थापना। शायद
यह शायद अब तक की सबसे गंभीर समस्या है। प्रवासन मतलब लोग दूर जा रहे हैं, लोग नौकरियों के लिए बिहार से पलायन करते हैं और उस विशेष राज्य की अर्थव्यवस्था को बढ़ाते हैं। इसे तब तक नियंत्रित नहीं किया जा सकता जब तक कि बिहार के भीतर अवसरों का सृजन नहीं होता। लोग जिस राज्य में जाएंगे उस राज्य के लिए काम करेंगे, उस राज्य को तरक्की देंगे, वहां पर जो भी कमाते हैं तो खर्च उसी राज्य में करेंगे, तो उस राज्य की आर्थिक गतिविधियों को गति मिलेगी। तो अब ये लोग पलायन क्यों करेंगे? पलायन इसलिए कर रहे हैं कि भाई यहां पर कोई आर्थिक चीज नहीं है। कब रुकेगी? जब बिहार में कोई आर्थिक अवसरों का सृजन होगा, नौकरी का सृजन होगा, तब रुक पाएंगे। तो ये हमने पेपर अपना कंप्लीट करने पर ही है। देखिए पेपर का ये आखिरी प्रश्न आ गया कि इसके अथवा में हम क्या बात करने वाले हैं। विश्व के लिए भारत सेवा प्रदाता के रूप में किस तरह जाना जाता है, उदाहरण सहित लिखें। ये आखिरी प्रश्न है और इसके बाद हम अपना पेपर क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। भारत विश्व को एक अच्छा सेवा प्रदाता के रूप में विख्यात है ना। भारत विश्व को एक अच्छा सेवा प्रदाता के रूप में विख्यात है। भारत एक ऐसा देश है जहां प्राचीन धरोहरों की एक श्रृंखला है। इसके अलावा श्रीनगर, शिमला, नैनीताल, ऊटी, मनाली आदि अनेक ऐसे स्थान हैं कि इस ओर पर्यटक खिंचे चले आते हैं। भारत में कुछ ऐसे राज्य हैं जो अपने अपने क्षेत्र में विश्व में अकेले हैं, जैसे राजस्थान मरु क्षेत्र में ऊंट और केरल में हाथी। इन स्थानों पर विश्व के कोने कोने से जो पर्यटक आते हैं, पहले उन्हें यातायात की सुविधा चाहिए, जो भारत में हर प्रकार की यातायात के साधन मौजूद हैं। यात्रा हो या सड़क, रेल या जल यातायात, सब यहां विकसित है और देश की अधिक जनसंख्या के लोग इन सेवाओं को प्रदान करने के लिए तत्पर है ना। जो देश के लोग हैं वो कोई ना कोई सेवा से जुड़े हुए हैं और उसको प्रदान करने के लिए तत्पर रहते हैं। यातायात के अलावे संवाद वाहन के ऐसे साधनों की यहाँ भरमार है। यहाँ तक कि सड़क के किनारे चाय की दुकानों, ढाबा या छोटी छोटी जनरल स्टोर जैसी दुकानों पर भी यह सेवा उपलब्ध होती है, जिसको एसटीडी संवाद सेवा क्या है, संवाद सेवा आप देखेंगे इसको कहते हैं एसटीडी पीसीओ जो आप कहते हैं। आजकल तो मोबाइल आ गया तो जरूरत नहीं है, लेकिन पहले थी। और संवाद संपर्क कायम करते हैं, है ना। इनसे क्या होता है कि विश्व के किसी भी कोने से आप बात कर सकते हो, संवाद संपर्क कायम कर सकते हैं। इस काम के लिए मोबाइल फोन हाथ में लिए घूमा जा सकता है। आजकल क्या हो गया, मोबाइल फोन आ गया। भारत में इन विदेशी पर्यटकों को ठहरने के लिए स्थान स्थान पर होटलों की भरमार है। आज की उदारवादी नीतियों के कारण पर्यटन होटलों में जाना, रहना, खाना, घूमना फिरना, सैर सपाटा, भ्रमण आसान हो गया है। खरीदारी और अस्पतालों में चिकित्सीय सेवा की कमी नहीं है। ये सेवाएं नगरों और महानगरों में बहुतायत से प्राप्त हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत विश्व को सेवा प्रदाता के रूप में विख्यात है। इससे विदेशी मुद्रा आती है, जिसके अंतर्राष्ट्रीय बाजार की से आवश्यकता की वस्तुएं आयात की जा सकती हैं। आए दिन विदेशी मुद्रा के भाव बढ़ते हैं। इसके अलावा आप कह सकते हैं कि हम दुनिया भर में सॉफ्टवेयर देने में भी बहुत आगे हैं, उसके मामले में भी हम बहुत आगे हैं। तो ये पेपर हमने पूरा कंप्लीट अपना कर लिया, पूरा पेपर कंप्लीट किया। आप पेपर को लिख कर देखिएगा, इसमें बहुत सारे ऐसे प्रश्न भी हैं जो रिपीटेड हैं, पिछली परीक्षाओं में भी आए हुए हैं। तो आपको क्या करना है, पेपर कॉपी पर लिखकर भी देखना है ताकि आप चेक कर पाएं। बाकी आपको और पेपर्स भी मिलने वाले हैं, इनकी सीरीज और आगे आने वाली है। आप जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स अपनी हाई क्वालिटी एजुकेशन और निःशुल्क शिक्षा के लिए जाना जाता है। मतलब आपको यहाँ पर किसी प्रकार का कोई पेमेंट नहीं करना होता है। सभी क्वालिटी कंटेंट के वीडियो आपको बिल्कुल निःशुल्क मिलते हैं। हम बहुत सारे कोर्स चलाते हैं, सीबीएसई इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, यूपी बिहार बोर्ड, है ना, सीयूईटी, एनटीएससी, ओलंपियाड, ये सारे कोर्स बिल्कुल निःशुल्क चलते हैं। आपको किसी प्रकार का कोई पेमेंट यहाँ नहीं करना होता है। ये आप वीडियो कहाँ देख सकते हैं, तो हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, हमारी वेबसाइट पर, हमारे एप्लीकेशन पर, तीनों जगह आप बिल्कुल निःशुल्क देख सकते हैं। आपको कोई पेमेंट यहाँ नहीं करना है। आप हमसे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर और टेलीग्राम के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। यहाँ पर भी आपको नई नई वीडियोस की खबरें मिलती जाती हैं, अपडेट जो होता है वो यहाँ पर भी दिया जाता है। ये वीडियो आप देख रहे हैं मैग्नेट ब्रेन्स के हिंदी चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ खूब शेयर कीजिए। कमेंट में भी बताइए कि आपको वीडियो कैसे लगे। धन्यवाद।